गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस विजन की 1 जून 2021 की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते, दैट इज द सेंटर टू हायर प्राइवेट कंसल्टेंट टू रिवैम्प कॉम्पिटेंसी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। आपको पता है ब्यूरोक्रेसी, जैसे आप लोग ब्यूरोक्रेट्स बनने हो, जैसे IAS IPS वगैरह, तो ये सब क्या है, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेगी, जो सब सेंटर है वो कुछ प्राइवेट कंसल्टेंट्स को भी हायर करेगी, सो दैट जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है कहीं ना कहीं क्या है, लेस कॉम्पिटिटिव है, और उसको मोर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्या करेगी, वो क्या करेगी, प्राइवेट कंसल्टेंट्स को हायर करेगी। रिवैम्प मतलब किसी चीज़ को और अच्छा बनाना, रिकंस्ट्रक्ट करना या फिर रीडिज़ाइन करना। फाइन, तो हम जरा पढ़ते हैं। देखो, जो हायर कंसल्टेंट होंगे जो कि प्राइवेट होंगे, वो क्या करेंगे, फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे उनको क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे। मतलब कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग रूल्स फ्रेम कर सकती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट रोल्स किस तरह से लोगों को आगे एलोकेट कर सकती है, क्या एक्टिविटीज़ एलोकेट कर सकती है, ये सब जो एडवाइस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, कौन करेंगे, ये प्राइवेट कंसल्टेंट्स करेंगे। और स्पेशली जो हमारा फोकस रहेगा किस पे रहेगा, कि हम किस तरह से अपने जो सिविल सर्विसेज के लिए हम उनको फिट कर सकते हैं, मतलब लाइक कौन सा जो पर्सन है वो कितना फिट है फॉर अ फ्यूचर सिविल सर्विस। फाइन, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, फ्रेमवर्क को फ्रेम करेंगे। और ये कौन करेंगे, वही जो प्राइवेट कंसल्टेंट जिनको हम हायर करेंगे, जो एक क्या करेंगे, सो दैट वो सोशल और इकोनॉमिक हमारा जो स्फेयर है उनको थोड़ा अच्छा बना सके। फाइन, हायर कंसल्टेंट विल डिज़ाइन एंड डेवलप एन framework of roles, activities and competencies for the central government with the focus of molding a fit for future civil services that can deliver to larger social and economic mandate. फाइन, तो मतलब वही है, सो दैट सोसाइटी को भी, इकोनॉमी को भी अच्छा इम्पैक्ट पड़े और अच्छा बेनिफिट मिले। फाइन, देखो FREC सिंपल बात है, कुछ फ्रेमवर्क क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे, कौन करेंगे, प्राइवेट कंसल्टेंट्स करेंगे। इससे क्या होएगा, हम सभी क्या, मतलब कि जो भी बंदा किसी भी जो गवर्नमेंट पोजीशन को होल्ड करेगा, हम उनको कुछ रोल्स और एक्टिविटीज़ क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। वो भी कैसे डिपेंड करता है वो पर्सन कितना ज़्यादा कॉम्पिटेंट है किस फील्ड में, उसके अकॉर्डिंग हम उनको वो रोल्स और एक्टिविटीज़ अलॉट करेंगे। अक्रॉस उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी फंक्शनल स्किल्स कैसी हैं, डोमेन नॉलेज, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस बंदे को पर्टिकुलर वर्क एलोकेट करेंगे। ठीक है, जो हायर्ड कंसल्टेंट होगा वो गवर्नमेंट की हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, अगेन मैंने आपको बता दिया, वो एक FRAC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप करेगा और ऑपरेशनाइज करेगा। मतलब कि ये जो सेंटर होगा उसमें क्या होगा, सभी चीज़ों को फ्रेम किया जाएगा, किस हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा, ये सब काम करेगा। ये सेंटर कहाँ पे किया जाएगा, इस सेंटर को सेटअप एट द इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। और फिर वो एक स्ट्रेटेजी को डेवलप करेगा, सो दैट हम क्या कर सकें, इस फ्रेमवर्क्स को क्या कर सकें, अच्छे से ऑपरेशन में ला सकें। नेक्स्ट है, ये जो एक्सरसाइज होगी, लाइक ये किसका पार्ट होगी, मिशन कर्मयोगी। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मिशन कर्मयोगी का में यही है कि हम क्या करेंगे, जो हमारे लाइक ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये IPS होंगे, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। फाइन, सो दैट हम उनको और ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। फाइन, तो ये एक्सरसाइज है किसका पार्ट है, मिशन कर्मयोगी का, जो है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ये जो प्रोजेक्ट था जो लास्ट सितंबर में अनाउंस हुआ था, ये जो प्रोजेक्ट जो प्रपोज हुआ था, इसके अंदर काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं। जैसे हम क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसको स्ट्रेंथन करना है, या कुछ पॉलिसीज़ को हमें क्या करना है, रीफ्रेम करना है। हमें क्या करना है, लोगों की कंपोटेंसीज को हमें एज पर देयर रोल देना, लाइक जो बंदा जिस चीज़ में अच्छा है हम उनको वही वर्क एलोकेट करेंगे। डिटेल्ड इन एट कॉम्पिटेंसीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ईच रोल एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू द ईच पोजीशन। और हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पुश क्रिएट करेंगे, सो दैट हम क्या कर सकें, जो सिविल सर्विसेज के अमंग लोगों को लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोवाइड कर सकें। फाइन, इससे हम बेनिफिट्स क्या, मतलब कि हमें क्या हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइन, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में बढ़ेगी। इसके अलावा हम सिटीजन सेंट्रिसिटी अप्रोच करें, बिकॉज देखो ब्यूरोक्रेट्स मेन एम क्या होता है, देखो इनका यही काम होता है कि जो लॉज बन रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करना। अब आपको पता है लॉज तो हमारे इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, लेकिन उनके इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रहती है। फाइन, तो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को हम करेंगे। इसके अलावा हमें इंडियन सिविल सर्वेंट्स को ऐसे प्रिपेयर करना है अपने फ्यूचर के लिए। फाइन, इसके अलावा जो भी गैप है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में, उनको ब्रिज करना। लाइक हर एक बंदा क्या, साइंस वाला बंदा, आर्ट्स वाला बंदा, हर एक बंदा UPSC के लिए प्रिपेयर करता है, IAS बनता है, लेकिन जो उनके स्पेशलाइजेशन है और जनरलाइजेशन में जो गैप है उनको पूरा बिल्डअप करना, और उनको एफिशिएंट, वो एक जो अपनी सर्विस है वो एफिशिएंट वे में जो सिविल सर्विस है वो डिलीवर कर सके, ये हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो मिशन कर्मयोगी के कितने पार्ट हैं। एक तो है EHRMS है, जिसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक HR मैनेजमेंट करेंगे, इसको फ्यूचर इंटीग्रेट करके विद EHRMS। एक है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, इसमें हम एक ऐसा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएंगे, सो दैट हम क्या कर सकें, कुछ चीज़ों को समझ सकें, स्पेशली फंक्शनल स्ट्रक्चर्स को और इंस्टीट्यूशंस को। इसके अलावा हम कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क करेंगे, मतलब कि हम क्या करेंगे, देखो रूल्स तो हैं, सब फॉलो करें या ना करें,
हम रोल बेस्ड मॉडल करें, मतलब कि जो बंदा जैसा स्पेशलाइजेशन है हम उनको उस हिसाब से क्या करें, रोल एलोकेट करें, ठीक है। सो वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम रोल टू रोल विद द, और उस पर्टिकुलर बंदे की क्या कॉम्पिटेंसीज है उसके अकॉर्डिंग, फाइन। इसके अलावा नेक्स्ट है आई गवर्नमेंट ऑफ डेस्क की है ना, कर्मयोगी है। इसी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, लोगों को जो सिविल सर्वेंट उनको ऑनलाइन ऑफलाइन और ब्लेंडेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, कॉन्टिन्यूस उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा, उनके क्या क्या गोल सेट किए जाएंगे और रियल टाइम में उनको मॉनिटर करेंगे, सो दैट उनको ये ध्येय रखे कि उनका जो गोल सेट किया उन्होंने कितना उस गोल को पूरा किया, हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट है पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसका एम यही है कि हम प्रोसेस जो बना रहे हैं सो दैट हम क्या कर सकें, अच्छे से सर्वेंट्स बना सकें और एक पॉजिटिव मोमेंटम को क्रिएट कर सकें अराउंड द प्रोग्राम, और न्यू पॉलिसीज़ को बना सकें और जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नोटिफाइड द सेकंड पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट ऑफ द 108 आइटम्स, फाइन। तो क्या ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। इंडिजनाइजेशन मतलब कि जो अब और एक जो 108 आइटम्स है हम उनको क्या करेंगे, इंडिया में बनाएंगे, या फिर उसमें जो कंटेंट होगा वो मैक्सिमम डोमेस्टिक कंटेंट होगा, फाइन। इंडिजीनियस मतलब कि हमारा इंडिविजुअल या फिर हमारा इंडिया का, फाइन। तो अभी जो सेकंड लिस्ट है वो स्पेशल फोकस किस पे कर रही है, वेपन या सिस्टम जो भी अभी करंटली किसके अंडर है, डेवलपमेंट पे या ट्रायल्स पे है, और अभी स्पेशली और ऐसा हो सकता है कि क्या कर सके, फर्म क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डर दे सकती है इन द फ्यूचर। द सेकेंड लिस्ट लेस स्पेशल फोकस ऑन द वेपन्स और द सिस्टम विच आर करंटली अंडर डेवलपमेंट ट्रायल्स, मतलब कि कुछ ऐसे वेपन्स होते हैं जो अभी या तो बन रहे हैं या फिर अंडर ट्रायल हैं, और लाइकली ऐसा हो सकता है कि फर्म्स जो हैं वो उनको ऑर्डर पे दे सकती हैं इन द फ्यूचर, मतलब कि अगर वो वेपन अच्छे बने तो वो ऑर्डर दिए जाएंगे और हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो उसको यूज़ करेगा, फाइन। अभी क्या है, कुछ इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन कब लगाई थी, कुछ आपको पता है दिसंबर 2021 से लेके दिसंबर 2025 के लिए लगाई गई है। पहले जो नेगेटिव लिस्ट है डिफेंस इंपोर्ट्स के लिए वो कब इशू हुई थी, पिछले अगस्त में हुई थी विद 101 आइटम, मतलब कि नेगेटिव लिस्ट का मतलब है कि हम इन जो आइटम्स हैं उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे, फाइन, और अपने इंडिया में बनाएंगे। और ये हम क्यों करें, ताकि हम अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को क्या करें, थोड़ा सा बूस्ट करें और आत्मनिर्भर अभियान के अंदर, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या डिफेंस सेक्टर में इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे, जैसे यूएस से देख लो, रशिया देख लो, फाइन। तो इससे क्या होगा, अगर हमने काफ़ी चीज़ों को नेगेटिव लिस्ट में रखा है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डिफेंस सेक्टर में इंडिजनाइजेशन को बूस्ट कर सकते हैं और हम अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट्स का, अगर हम एक्सपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट के टर्म्स में, और अगर हम एक्सपोर्ट के टर्म में देखें तो इंडिया बहुत कम एक्सपोर्ट करता है, मतलब 23rd पोजीशन पे खड़ा होता है एज अ ग्लोबल ओम एक्सपोर्टर बाय द सिप्री रिपोर्ट, और ये जो रिपोर्ट है किसकी है, सिप्री की रिपोर्ट है, फाइन। अब आप देख सकते हो इंडिजीनियस कंटेंट में अभी तक हमने कितना एनहेंसमेंट किया है। देखो गाइस, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, बाय इंडियन IDDM, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट 2016 की पॉलिसी थी, और ये फिर इसका नाम बदल के DAP किया था, 2020 की पॉलिसी थी। पहले यही था कि इसके अंदर आपको 40% इंडिया को कंटेंट होना चाहिए, इसको बढ़ा के फिर 50% कर दिया। बाय इंडियन के अंदर पहले 40% थी, अगेन इसको क्या कर दिया, जो इंडिजिनियस डिज़ाइन को बढ़ा के 50% कर दिया था, और अदरवाइज को कुछ 60% किया, ठीक है। बाय एंड मेक इंडियन पॉलिसी के अंडर कैटेगरी के अंदर पहले बाय मिनिमम 50% था अगर आपको कुछ इंडिया में बनाना है, और अब अगेन अभी उसको नहीं बदला हुआ है। फिर आया बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, पहले कुछ नहीं था इसके अंदर, लेकिन अब क्या कर दिया, अगर आप बाय भी करो प्लस मेक भी करो तो मिनिमम 50% आपका कंटेंट होना चाहिए, इंडिजिनियस कंटेंट होना चाहिए। बाय ग्लोबल के अंदर पहले कुछ लिमिट नहीं था, लेकिन अभी मिनिमम 30% कर दिया इंडियन वेंडर्स, ठीक है। तो गाइस ये आपको पता होगा, पहले डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी, अब डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी आई है, ठीक है, 2020 की। तो इसमें क्या क्या चेंज किया, क्या क्या अमेंडमेंट किया, फाइन। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे जिससे हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनकरेज होगा। ऑफकोर्स यार, हम डिफेंस सेक्टर में नेगेटिव लिस्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाना चाह रहे हैं, इंपोर्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इनोवेशन बढ़ाना पड़ेगा, और हम क्या करेंगे, इंडिया की IP ओनरशिप, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ओनरशिप है उसको हम क्रिएट करेंगे, और एक सेल्फ रिलायंट डिफेंस सेक्टर को हम क्या करेंगे, खड़ा करेंगे, मतलब कि हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके अलावा अभी क्या क्या मेजर्स लिए हुए हैं सो दैट हम अपनी जो डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं। सबसे पहले डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 का, जिसमें हमने क्या किया, अभी हमने देखा कि हमने इंडिजीनियस कंटेंट की जो रेशियो वो बढ़ाई है, कोई 40% थी तो 50% की है, फाइन, और कहीं नहीं थी तो वहाँ पर भी हमने क्या है, बढ़ाई है। इसके अलावा एक आया था ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट परमिशन, जिसपे हमें फोकस स्ट्रक्चर और एक सिग्निफिकेंट थ्रस्ट है, सो दैट हम अपनी डिफेंस की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ा सकें और इंडिया को सेल्फ
सेल्फ रिलायंट बना सके डोमेस्टिक सेक्टर में और अपने एक्सपोर्ट्स में भी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है, जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट है उसको क्या करते हैं, बाइफरकेट करते हैं, 2 तरह में बांट दिया बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन कैपिटल प्रोक्योरमेंट। तब कि हमने देखो पढ़ा था कि अब हम कितना डोमेस्टिक के लिए हम कितना प्रोक्योर कर सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लिमिट लगा दी कि इन कंपनीज को डोमेस्टिक कंपनी से इतना खरीदना ही पड़ेगा और फॉरेन से आप इतना खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये इसलिए किया ताकि हम क्या कर सके, अपना जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा बढ़ा सके। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेडिशन लॉ ओवर द राइट ऑफ प्रेस एंड फ्री स्पीच। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी अगेन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में करोगे। आपको पता है देखो सेडिशन का मतलब क्या होता है, अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जो अगेंस्ट द नेशनल इंटीग्रिटी हो सकती है। ठीक है, अब क्या अगर कुछ कहीं ना बोलते हैं या तो बाय अगर आपने कुछ ऐसा साइन दे दिया, लिख दिया, बोल दिया, तो अगर आप उसको हम देशद्रोही से लिंक कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को क्या किया जाता है, राइट टू प्रेस या फ्री स्पीच के वो अगेंस्ट रह जाता है। कई लोग बोलते हैं कि ऐसा तो हमारा राइट टू स्पीच जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमारा कहीं ना कहीं मर रहा है। ठीक है, तो इसी के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों को इंटरप्रेट किया। अभी एक जो सुप्रीम कोर्ट है कुछ प्ली सुन रही है, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड है उनके प्रोविजंस को रूल आउट किया और उन्होंने बोला कि इनकी इंटरप्रिटेशन चाहिए पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट, और मतलब स्पेशली वो चीज़ें जो आपके राइट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया टू कम्युनिकेट न्यूज़, इनको अगर क्या कर रही है, हैम्पर कर रही है। फाइन, क्योंकि आपको पता है ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू मतलब मीडिया या फिर राइट टू स्पीच, ये सब इसके अंडर कवर होते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसे हैम्पर कर रही है तो हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली आई थी, उन पर रिजेक्ट कर दी थी ये बोल के कि हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसकी, सेक्शन 124A ऑफ द IPC को री एग्जामिन करना पड़ेगा, जो किसका डील करता है, सेडिशन। यू शुड नो, क्योंकि हम काफ़ी बार पढ़ते हैं सेडिशन कौन डील करता है, अंडर सेक्शन 124A ऑफ द IPC, दैट इज द इंडियन पिनल कोड। ठीक है, सेडिशन कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ये भी आपको पता है। फाइन, IPC डिफाइन होता है सेडिशन, मतलब कि सेडिशन एक ऐसा ऑफेंस होता है अगर किसी बंदे ने क्या किया, हेट्रेड फैलाने की कोशिश करी है या फिर डिसअफेक्शन शो करिए टुवार्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय द लॉ इन इंडिया। ठीक है, अब वो कैसे कैसे ये सब हेट्रेड कैसे फैला सकते हैं, या तो कुछ बोल के कर सकते हैं या कुछ लिख के कर सकते हैं, या फिर वो कोई साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन अदरवाइज। अब इश्यूज़ क्या है सेडिशन के साथ, मतलब कि कहीं ना कहीं क्या सेडिशन को फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ क्या कर दिया जाता है, लिंक किया जाता है। इससे कहीं ना कहीं क्या हमारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग जाती है किस पे, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। ठीक है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा एक ये ऐसा टूल देखा जाता है कि कहीं ना कहीं क्या है, ये जो पॉलिटिकल टूल देख के लोग मतलब जो गवर्नमेंट है वो इसको यूज़ कर लेते हैं सेडिशन को। ठीक है, अगर किसी ने बोला तो सेडिशन का चार्ज लगा के उससे चुप करा दो। ठीक है, इसके अलावा जो टर्म्स यूज्ड हैं अंडर सेक्शन 124 जैसे डिसइंफेक्शन, ये कहीं ना कहीं मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और इसके लोग ना डिफरेंट इंटरप्रेट करते हैं एज मतलब कि डिफरेंट ऑफेंसेस के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट इंटरप्रेट किया जाता है। फाइन, इसके अलावा सेडिशन के जो लॉ है या जो चार्ज है उसको काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। ठीक है, जो कि इंडिया के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के अकॉर्डिंग इनकंसिस्टेंट है। फाइन, सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो कि 1962 का केस था, उसमें ये बोल रहा था कि जो केस अपहेल्ड द लॉ ऑन द बेसिस दैट दिस पावर वॉज रिक्वायर्ड बाय द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स। हाउएवर मतलब कि जो ये जो सेक्शन आया सेडिशन का, वो एक पावर है जिसके द्वारा जो गवर्नमेंट है वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोला था कि अगर कोई पर्सन है जिसको आप सेडिशन के लिए प्रोसिक्यूट कर रहे हो, लाइक उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही हो, लेकिन अगर उसके जो एक्ट्स हैं वो ऐसा वायलेंस नहीं फैलाया या फिर उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करे, तो वो सेडिशन में कवर नहीं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है चाइना रिलैक्स इट्स 2 चाइल्ड पॉलिसी टू द 3। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में आपको पता है चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और चाइना ने अपने पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करने के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया था। ठीक है, इवन आई थिंक 1 चाइल्ड पॉलिसी भी लेके आया था। फाइन, अब जैसे इंडिया में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है और जबकि इंडिया को भी ऐसी लेके आनी चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। अब हम जरा पढ़ते हैं डिसीजन कब आया, जब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो देखते हैं अब जब चाइना ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया तो कंट्री का चाइना का जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, कितना हो गया 1.3 हो गया, मतलब कि 2.1 होना चाहिए। हमने बोला था ग्लोबली कम से कम 2.1 होना चाहिए और इंडिया का भी कितना 2.4 है। ठीक है, और 2.1 होना चाहिए अगर किसी जनरेशन को अच्छे से आगे मतलब कि फ्यूचर में रहना है, मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन चाहिए। ठीक है, लेकिन कंट्री का जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा जो ग्लोबली होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम हो गया, दैट इज़ 1.3 हो गया। इसलिए क्या हुआ है, डिसीजन इसी की वजह से ऐसा लिया गया
क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना की जो मार्केट है वहाँ पे लेबर फोर्स कम हो रही है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर मतलब जो मेनली आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, जो आपका यूथ होता है, वो कहीं ना कहीं क्या है अब बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, जिसकी वजह से चाइना के जो एम्बिशंस हैं कि वो इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर बन सके, वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, प्रेजेंट जो चाइना की सोसाइटी है वो किस में जा रही है, थ्रू अ 5th स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। मतलब कि अभी 5वीं बार ऐसा है कि जो चाइना की पॉपुलेशन है लगातार घट रही है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा लो बर्थ रेट है एंड काफ़ी ज़्यादा डेथ रेट भी लो है। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो सबसे पहले वारन थॉम्सन के द्वारा दिया गया था 1929 में, जिसमें बता रहा है कि जो पॉपुलेशन साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। अब भाई आप ये देख लेना क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी एंड द डिक्लाइन। मतलब सबसे पहले क्या होता है, काफ़ी टाइम तक क्या स्टेशनरी रहे, फिर उसके बाद क्या होती है एकदम से एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, उसके बाद फिर और एक्सपेंड कर रही है, फिर उसके बाद थोड़ा सा लो स्टेशनरी, मतलब कि अब जैसे सपोज करो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक अगर पहले 10 साल तक हर साल मतलब कितने कितने बच्चे बढ़ रहे हैं, हज़ार बढ़ रहे हैं, मतलब कि स्टेशनरी रेट है। ठीक है, उसके बाद अर्ली एक्सपेंडिंग, मतलब कि एकदम से अगले 10 साल में कभी 1000 हो रहे हैं, कभी फिर 1500, कभी 1200, मतलब बढ़ रहे हैं। फाइन। लेट एक्सपेंडिंग मतलब कि अब क्या थोड़ा सा एक्सपेंड होना बंद कम हो गया, लेकिन हो रहे हैं। फाइन। लो स्टेशनरी मतलब कि अब क्या है, 1000 की जगह डेली जो बच्चे मतलब कि हर साल बढ़ रहे हैं वो 500 हो गए हैं। ठीक है, अब वो डेली उतने उतने हर साल बढ़ रहे हैं। फाइन, 10 साल तक ऐसा हुआ। ठीक है, डिक्लाइनिंग, अब बस डिक्लाइन होने लग गया। तो ये 5 स्टेज होती हैं। फाइन, तो चाइना की जो सोसाइटी है वो 5th स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, मतलब कि इस स्टेज से वो क्या कर रही है, जा रही है, मतलब डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, और ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था वो किसने दिया था, वेरन थॉम्सन ने, कब, 1929 में। प्रेजेंटली क्या है, इंडिया की कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है जिसमें हमने कोई भी किसी पे राइट ऐसा लगा रखे कि चिल्ड्रंस की। ठीक है, कोई भी ना हमारे यहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी, ना कोई 3 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया में चल रहे हैं जो कि वॉलंटरी है नेचर, मतलब किसी को मानना है तो मानो, सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या कपल डिसाइड करते हैं खुद ही फैमिली का साइज होना चाहिए और अपने फैमिली प्लानिंग मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं जो भी उनको बेस्ट सूट होता है। फाइन, तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। ये अब आपका होमवर्क है, ये आप खुद पढ़ोगे। ठीक है, खुद थोड़ा कुछ भी पढ़ना सीखो। नेक्स्ट है अप्रूवल्स अकॉर्डेड अंडर द PLI स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल KSMS DIS एंड द APIS। फाइन, तो गाइस अगेन देखो यही बात हो रही है इसमें, मतलब कि जो हमारी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी PLI स्कीम को क्या किया हुआ है, अप्रूवल्स कुछ आए हैं। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि कुछ जो अप्रूवल्स हैं उनमें चाहिए, क्योंकि इस स्कीम में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। ठीक है, लोग जो कंपनीज़ हैं वो कुछ कंसर्न्स रेज कर रहे थे। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर हो गया। अभी क्या जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उन्होंने PLI स्कीम को लॉन्च किया था, दैट इज़ अ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, सो दैट हम क्या कर सकें, बल्क ड्रग्स या तो फार्मा सेक्टर है उसमें हम क्या कर सकें, सेल्फ रिलायंट बन सके और इम्पोर्ट में जो डिपेंडेंसी है उसको हम कम कर सकें। इस स्कीम के अंदर हम क्या करते हैं, मैं काफ़ी बार समझाती हूँ, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं उन कंपनीज़ को, सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को जो अपनी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है उनकी इन्वेस्टमेंट पे और उनकी डोमेस्टिक सेल पे। ठीक है, फाइन। बल्क ड्रग, इसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बोलते हैं। ये एक ड्रग बनाने का रॉ मटेरियल होता है, की इंग्रेडिएंट होती हैं, जिसमें क्या एक थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है, मतलब कि इसी की वजह से आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है और ये क्या करते हैं, फार्मास्यूकोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड करती है। जो APIs हैं वो मल्टीपल रिएक्शन से बनाए जाते हैं, कुछ केमिकल्स भी यूज़ होते हैं, सॉल्वेंट्स भी यूज़ होते हैं। केमिकल जो कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द, मतलब कि जब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं तो इसके बीच में कुछ केमिकल कंपाउंड फॉर्म होते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स में, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन उसको हम ड्रग इंटरमीडिएट्स भी बोलते हैं या DIs भी बोलते हैं। इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा चाइना पर डिपेंडेंट है फॉर द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ड्रग्स, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो क्या करेगी, 3 मेगा ड्रग बल्क ड्रग पार्क्स को इंडिया में क्या करेगी, डेवलप करेगी स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप करके। जो बल्क ड्रग पार्क होगा वो उनको उसको इस तरह डेजिग्नेट किया जाएगा कि वहाँ पे हम कुछ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे एक्सक्लूसिवली सिर्फ APIs को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, DIs दैट इज़ द ड्रग इंटरमीडिएट इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, या फिर जो KSMS है इनको क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा एज अ कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। फाइन, तो ये जो पार्क्स होंगे वहाँ पे एक्सक्लूसिवली यही सब क्या किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। फाइन, और ये हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट जो हम चाइना पे डिपेंडेंसी उनको रिड्यूस कर सकें। अब हम बढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे, दैट इज़ अ GDP ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। अभी क्या लास्ट क्वार्टर में हमारी ग्रोथ 1.6% हुई थी, लेकिन दोबारा इंडिया की जो GDP है वो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी
2021 में 7.3%। जीडीपी आपको पता ही होता है क्या होता है, जो भी हमारे 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उन तीनों का क्या है, जो भी ग्रोस वैल्यू एडिशन होता है, बेसिक प्राइसेस प्लस ऑल टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट्स लेस ऑल सब्सिडी। ठीक है, इसमें हम टैक्सेस को ऐड करते हैं लेकिन सब्सिडीज को हटाते हैं। ये हमारा फर्स्ट फुल ईयर कॉन्ट्रैक्शन होगा इंडिया की, मतलब कि देखो 2020 में भी हमारी शुरू में कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, लेकिन एंड में थोड़ी सी हमारी ग्रोथ हुई थी। लेकिन ये पहला साल होगा 2021 जिसमें पूरा साल जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी पिछले 4 डिकेड्स के बाद। ठीक है, जब जीडीपी श्रंक हुई थी 5.2%, कब, 1979-80 में। नेक्स्ट है नैनो यूरिया लिक्विड। अभी ये जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड को क्या किया है, लॉन्च किया है फॉर द फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जो नैनो यूरिया लिक्विड है इसको इसलिए डेवलप किया सो दैट जो कन्वेंशनल यूरिया हम यूज़ करते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो यूरिया यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस करेंगे और इसके जो रिक्वायरमेंट वो 50% तक घटाए। मतलब कि अगर आप बेसिक जो नॉर्मल यूरिया जो यूज़ करोगे, अब आप लिक्विड अगर यूरिया यूज़ करोगे तो 50% आप यूज़ करो। जैसे सर्फ एक्सेल है ना, पाउडर की फॉर्म में भी आता है, लिक्विड की फॉर्म में भी आता है। ठीक है, तो बस ये जो यूरिया वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा और वो आपका 50% कम लगेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हम बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसको बूस्ट कर सकते हैं। मतलब जो फार्मर्स हैं एक्सेस यूरिया कर देते हैं वो उनको कम होगा। ठीक है, और क्रॉप्स हम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर और उनको ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द लोजिंग इफेक्ट, मतलब कि इररेलेवेंट आप ज़्यादा यूरिया दे रहे हो, फर्टिलाइजर दे रहे हो। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। रिसेंटली के जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया सो दैट हम क्या कर सके, हॉर्टिकल्चर मतलब कि जो फूलों की ग्रोथ है उनको और ज़्यादा अच्छे से कर सके। ये सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है जिसको इंप्लीमेंट किया गया है किसके द्वारा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा, जिसमें और ये जो मिशन था एक्चुअली में पायलट फेज में स्टार्ट हुआ था 12 क्लस्टर्स में आउट ऑफ द टोटल 53 क्लस्टर और नियरली हमने इसमें 10 लाख फार्मर्स कवर किए थे फ्रॉम 11 स्टेट्स। मतलब कि पायलट फेज मतलब कि शुरू में स्मॉल स्केल की शुरू हुआ था। ठीक है, इससे क्या होगा, जो जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन है और हम इंटीग्रेटेड और मार्केट डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, मेकिंग सो दैट हमारा जो इंडियन हॉर्टिकल्चर है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन सके। फाइन। नेक्स्ट है डेंगू। अभी के 2021 में अभी तक दिल्ली में 29 केसेस डेंगू के रिपोर्ट हुए, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है पिछले 4 साल में। ठीक है, डेंगू आपको पता है ट्रॉपिकल डिजीज़ है। किसकी वजह से होता है, डेंगू एक वायरस होता है, मॉस्किटो की वजह से होते हैं और ये लोगों में स्प्रेड होता है। किसकी वजह से, अगर आपको ये जो मॉस्किटो है वो काट जाए थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडिस स्पीशीज मॉस्किटो। ठीक है, ये मॉस्किटोस की वजह से जीका, चिकनगुनिया एंड अदर वायरसेस भी क्या होते हैं, फैलते हैं। पहला जो डेंगू वैक्सीन था वो डेंगू वैक्सीन आया था जो अप्रूव किया गया था किसके द्वारा, यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 2019 में। डेंगू वैक्सीन एक लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन है। आई थिंक आपको पता है जैसे आपको आजकल कोविशील्ड वगैरह दिया जा रहा है उसी तरह वैसा वैक्सीन है। नेक्स्ट है लास्ट न्यूज दैट इज बनी मिनाशे। जो बनी मिनाशे हैं ये मलनाशी के एक संत थे जो कि एक एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ इंडिया से। और जो इनके मेंबर्स हैं वो कहाँ से ट्राइब से बिलोंग करते हैं, चिन, लुशाई, कुकी एंड मिजो टाइप से। और ये बेसिकली कहाँ सेटल्ड है, मणिपुर और मिजोरम में सेटल्ड है। और माने जाते हैं इनके जो डिसेंट है वो मनासियस हैं जो कि एक 1 ऑफ द 10 ओरिजिनल ज्यूइश ट्राइब थी जो स्पेशली कहाँ से बिलोंग करती है, लैंड ऑफ इजराइल से। 2003 से का बिलोंग देखा जाए तो जो इनके जो नंबर्स हैं, मतलब कि ये जो 4 ट्राइब्स हैं, काफ़ी ट्राइब्स हैं जो ऑलरेडी इजराइल में मूव डाउन हो चुके हैं, इंक्लूडिंग अभी भी जो 160 मेंबर्स हैं वो क्या हुए, माइग्रेट हुए काफ़ी इजराइल में। राइट, तो गाइस यहाँ पे हमारे जो डेली करंट अफेयर है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।